हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसी चल रही है तैयारी भैया। कल आपका एग्जाम की लास्ट दिन है, अर्थात जो आपने एक साल से जो तैयारी कर रहे हो, कल शनिवार का दिन है लास्ट और परसों आपका लग जाएगा एग्जाम। तो बच्चों याद रखना है पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले रखना कि डिप्रेशन में नहीं जाना है बिल्कुल भी। जिन्होंने पूरे साल भर जो आपने पढ़ाई की है ना, पेपर वहीं से आने वाला है। ऐसा पेपर नहीं आएगा जो आपने पढ़ा नहीं है। जिस बच्चे ने अगर प्योरली बढ़िया इंटरेस्ट लेकर के पूरे साल पढ़ाई की है, वो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2019 से 2024 तक के कर जाना, उनमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो अपन ने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों वहीं से समझ में आ जाते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप जानते हो, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जानते हो आप, ये सारी चीजें आप जानते हो। आगे बात समझ में, क्योंकि ये चीजें 11th में पढ़ा दी जाती है। नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है, एक नोमेनक्लेचर का कर लेना आप, आसानी पूर्वक हो जाता है। 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना आना चाहिए, किस तरीके से अपन एलिमिनेट करते हैं। तो अपन का डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो बचा हुआ है, तो डी और एफ ब्लॉक की या तो मैं कल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, या फिर याद रखना बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको याद कर जाना। डी एंड एफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका पूरा यूज होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लेकर के जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो सर यहाँ 3-4 जो टॉपिक हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकलवाएगा, उसके बाद में नेचर पूछ लेगा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, और उसके बाद में शेप पूछ लेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं मैचिंग में, तो ये कर लेना। उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का, अर्थात आपको 3-4 एलिमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि किन किन का मैग्नेटिक मोमेंट सेम आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बन सकता है, तीसरा कोई क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आइसोमेरिज्म का, अर्थात आपको 4 कंपाउंड दे देगा, 4 कंपाउंड दे करके सामने लिख देगा कि ये आयनाइजेशन है या हाइड्रेट है या फिर लिंकेज है या फिर कोऑर्डिनेशन है। 4 तरीके की याद करनी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली जो ज्योमेट्रिकल और वो आगे वाली एक और है, उनके बारे में क्वेश्चन वो कभी भी नहीं पूछता है, ये बात याद रख लेना। इसके बाद में सीएफटी को कर जाना, आसानी पूर्वक हो जाएगा। अब मैं कुछ आपका जो माइंड मैप टाइप में सीरीज है उसी के अनुसार मैं आपको इस चैप्टर को अब पढ़ाने वाला हूं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए तो पूरा 1 मंथ लग जाता है बच्चों, लेकिन अब आपको 15 से 20 मिनट में क्या क्या पढ़ के जाना है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इस क्लास को अगर आप कंप्लीट कर जाते हो तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर लोगे। आगे बात समझ में। हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, बनकर निकलूंगा सोना, बनकर निकलूंगा सोना, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो साथियों स्टार्ट करें अपनी क्लास। तो देखो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। तो याद रखना बच्चों ये एक बॉन्डिंग का ही टाइप है। किसका है, बॉन्डिंग का टाइप। यदि आपको पता हो 1 से ज्यादा एटम्स यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखें तो उनको अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। किसमें पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे मैंने बात की साइनाइड की, तो साइनाइड में देखो कार्बन भी डोनेट है, कार्बन के पास में भी डोनर साइट है और नाइट्रोजन के पास में भी डोनर साइट है, अर्थात ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे देता है और नाइट्रोजन भी दे देता है। तो इसलिए इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। उसके बाद आती है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अर्थात डबल सॉल्ट का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैंने लिया K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट्स 24H2O। जब मैंने उनको पानी के अंदर कर डाला तो K ने अपने आयंस दिए, SO4 ने अपने दिए, एल्यूमिनियम ने अपने दिए, तो ये सभी आयंस अपनी क्या है, आइडेंटिटी रखते हैं, उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन यदि ये कंपाउंड बना लें, अगर सभी जाकर के क्या बना लें, कंपाउंड बना लें, तो फिर ये यदि अपना पर्टिकुलर क्या नहीं दे पाए, अपना जैसे पर्टिकुलर क्या नहीं दे पाए, अपना टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले समझिएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो देखो बच्चों
इस तरीके से आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस सब का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब बच्चों यदि मैं इसको तोड़ूंगा, क्या करूंगा जी, इसको यदि मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा जी 4k प्लस FeCN6 -4, अर्थात इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये पोटेशियम का आयन देगा और एक क्या देगा? कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देगा, इसके अलावा कोई भी टेस्ट नहीं देगा। इसमें सर होते क्या क्या है? तो देखो के क्या है? बाहर है, के बाहर है या फिर इधर कोई भी बाहर आपको मिल जाए, इन्हें बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं जी? काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जब ये बाहर निकलता है तो ये इस पर कुछ ना कुछ चार्ज दे करके जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आयोनाइजेशन स्फीयर। इसके बाद में सर ये जो आपको कॉम्प्लेक्स टाइप में दिख रहा है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटाइटी। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटाइटी। इसके बाद में सेंट्रल एटम, यदि जैसे अब सेंट्रल एटम और लिगेंड को कैसे पहचाने? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं लिगेंड, और लिगेंड का मतलब होता है जिनके पास में डोनर साइट होती है। क्या होती है जी? डोनर साइट, अर्थात जो सेंट्रल आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें बोलते हैं लिगेंड, और जो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं अपन सेंट्रल एटम। आगे बात समझ में? इस तरीके से अपने को पहचानना आना चाहिए। ये इस तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट जो इसको नेक्स्ट बात करते हैं बर्नर्स थ्योरी। बर्नर्स थ्योरी, बर्नर्स थ्योरी दो की बात करती है। एक बात करती है प्राइमरी वैलेंसी की, प्राइमरी वैलेंसी, और एक बात करती है सर सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी की। ठीक है, याद रखना है बर्नर्स थ्योरी क्या क्या बात करती है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो बताती है सर वो बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी बताती है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर को, किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है सेकेंडरी वैलेंसी। कौन बताती है? सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया FeCN6 Cl3, ये मैंने एग्जांपल ले लिया सर। ठीक है, अब यदि ये बाहर जाएगा, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनने वाला है? FeCN6, ठीक है, +3Cl-, यही टूटेगा क्या? बताओ जी, टूटेगा। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आयरन जो जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से Cn, यहां Cn, यहां Cn और यहां Cn, यहां Cn और यहां Cn। ठीक है, और डॉटेड लाइन द्वारा मैं शो कर देता हूं Cl को। तो देखो अब बताओ मेरे को जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बताओ? 6 आ रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। इसके बाद में यदि मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी, अब मेरे को यदि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो यहां मैं x मान लूंगा, तो x प्लस साइनाइड -1 में होता है तो 6 × -1 = +3, तो x बराबर आ गया +3, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? +3। आ गई बात समझ में? प्राइमरी वैलेंसी चेंजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी चेंजेबल नहीं होती है, ये बात याद रख लोगे। दूसरी, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को किसके द्वारा शो करते हैं अपन? बोलो, थिक लाइन द्वारा शो करते हैं। आगे बात समझ में? ये बर्नर्स थ्योरी बताती है। आपको बच्चों याद रखना है प्राइमरी वैलेंसी अपने को
बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अपने को बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उन्हें ही बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सर कि लिगेंड क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकंड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और थर्ड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इस आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो पहला जो टाइप है, इसका पहला टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक। न्यूट्रल में H2 आता है, NH3 आता है और CO आता है। याद रख लेना बच्चों, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इनके ऊपर चार्ज को 0 मान करके सॉल्व करना है आपको। ऐसा नहीं है NH3 के ऊपर +1 लगा दो, H2 के ऊपर -1 लगा दो, जिससे क्या है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क पड़ने वाला होता है। इसके बाद आता है एनायनिक। एनायनिक में बच्चों आपको याद रखना है CN-, F-, Cl-, O-2, S-2, N-3, N3-। अर्थात आपको जो मैक्सिमम याद रखना है, साइनाइड याद रखना है, फ्लोरो, क्लोरो, ऑक्साइडो, सल्फाइडो, नाइट्राइडो और N3-। ये आपको याद रख लेंगे इनको। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है कैटायनिक। ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखना बच्चों, कभी कभार यदि क्वेश्चन में पूछ ले तो देखो NO+ दे रखा हो तो याद रख लेना NO+1 में होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO2+ में होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम। और NH2 NH3 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रीजीनियम। आगे बात समझ में। ये एग्जाम्पल मैं वही लेकर के आया हूं जो नीट PYQ में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल तो काफी हैं, लेकिन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा बेसिसिटी के आधार पर। मोनोडेंटेट का मतलब होता है जिनमें एक डोनर साइट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। इसके बाद में बाइडेंटेट, जिनके पास में 2 डोनर साइट होती है, अर्थात ये एम्बीडेंडेंट होते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। आगे बात समझ में। पॉलीडेंटेट का मतलब हेक्साडेंटेट। आपको पूछ ले EDTA कितना डेंटेट है, तो EDTA को क्या बोलते हैं बताओ, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अर्थात उसमें 6 डोनर साइट हैं, इसलिए वो क्या हो गया, पॉलीडेंटेट। ये याद रखोगे। इसके बाद में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। पाई डोनेटिंग लिगेंड में आपको याद रखना है कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या याद रखोगे, कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बता दी मैंने बर्नर्स थ्योरी आपको अभी। एट्थ नंबर आपको बताना है कि लिगेंड किस टाइप के होते हैं सर। तो मैंने बताया लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होते हैं वीक लिगेंड। अब देखो वो टाइप अलग है, लेकिन आपको जब पेपर में पहचानना है ना, तो वीक लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। तो याद रखना, वाटर दे दे, Cl दे दे, Br दे दे, फ्लोरीन दे दे, ये सारे वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। जबकि Cn दे दे, NH3 दे दे, ये सारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। किस में आते हैं जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सर वीक लिगेंड का मतलब क्या है, याद रखना बच्चों, ये पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, इनके द्वारा पेयरिंग नहीं शो होती है, लेकिन ये कहीं भी मिल जाएंगे ना तो पेयरिंग शो कर देते हैं। आगे बात समझ में, पेयरिंग शो कर देते हैं। आ गई, इस कहानी को याद रखना है बच्चों। पेयरिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पेयर करना, और नॉन पेयरिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाते हैं, अर्थात इसमें टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शो कर दें। इसलिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन में फर्क दिखाई देता है। अब मैं बताता हूं, हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है, वैसे आप पढ़ करके आए हो केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ के और वहां के हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है। आपको पढ़ना है, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp दे रखा है तो लीनियर होती है बोलो, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, sp2 के भी नहीं आते बच्चों।
आपको जो मेनली पढ़ना है, एक पढ़ना है sp3। sp3 को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आती है इसमें। कौन सी आती है जी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आती है। एक आता है dsp2। dsp2 इसमें आता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आती है। और यदि आपको दे दे sp3d2, ये आती है ऑक्टाहेड्रल। और यदि आपको दे दे d2sp3, तो ये भी आती है ऑक्टाहेड्रल। मैं वही बता रहा हूं बच्चों जो पेपर में पूछा जाता है। देखो sp3 और dsp2 जहां मिलेंगे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अर्थात 4 लिगेंड यदि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो आपको 2 हाइब्रिडेशन देखने को मिल सकते हैं। इनको पहचानना आना चाहिए। sp3d2 और d2sp3 जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, तब जाकर के ये हाइब्रिडेशन मिलने वाला है आपको। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है। आगे बात समझ में? अब देखो सर, मैं बताता हूं इनका मतलब क्या है। तो देखो, आपको पता है 3D सीरीज दे दे तो 3D सीरीज में आप SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और WFL वीक फील्ड लिगेंड को देखोगे, उसके आधार पर बताओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं बच्चों में। यदि आपको 4D दे रखा हो, 5D दे रखा हो, कैसा ही लिगेंड दे दे, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 ही संकरण करना है। आगे बात समझ में? इसके बाद में यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दे रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दे रखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या याद रखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यदि बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो संकरण होगा sp3d2। क्या होगा जी? sp3d2। ये याद रख लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है यहां से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट समझिएगा एग्जाम। नेक्स्ट जैसे मैंने बात की सर, पेपर में आ गया आपको FeCN6 2+ -2 क्या आ गया? देखो FeCN6 -3 और एक एग्जाम्पल आ गया आपको FeF6 3-। तो सर सबसे पहले मेरे को इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर चेक करूंगा, तो बताओ 26 होता है Fe का। तो बोलो आर्गन 3d6 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसकी मान लो x + 6 × -1 में होता है साइनाइड, बराबर में -3 दे रखा है, तो x बराबर आ गया +3, अर्थात आयरन किस में है? +3 में। तो बच्चों पता है जब यहां से +3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा आर्गन 3d5। क्या बचेगा जी? आर्गन 3d5। इस तरीके से अब इसका देखो, आर्गन तो क्या है? इनर्ट गैस है। 3d5 का मैं वो बना लूंगा ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1 2 3 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 3d5। अब बच्चों पता है 4s भी खाली पड़ा है और 4p भी खाली पड़ा है। ये है 4s और ये है 4p। किसी कोई परेशानी? बोलो। अब देखो इतना ही मैं इधर करता हूं, यहां मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा x -8 × 6, तो -6 आ गया और इसके -3, तो x बराबर यहां भी कितना आ रहा है बच्चों? +3 आ रहा है। आयरन यहां भी किस में है? +3 में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d5 4s0। आगे बात समझ में? अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बना दूं इसका, तो देखो
1 2 3 4, ये S पड़ा है, ये P पड़ा है और ये D पड़ा है खाली। बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये है 3D, ये है 4S, ये है 4P और ये है 4D। अब बच्चों सेकंड बार में अपन को पहचानना है लिगेंड का नेचर। क्या पहचानोगे? लिगेंड का नेचर। आराम से इसलिए चल रहा हूं बच्चों, आपको एक क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। परसों जब शाम को लेकर के आऊंगा ना क्लास, तो आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन ये क्या है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, पहचान लेना, सभी में काम आएगा ये। अब देखो, अब मेरे को पता है सर जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो F है ये क्या है? वीक लिगेंड है। क्या है जी? वीक लिगेंड, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो मैंने बताया कि जहां भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलेगा पेयरिंग शो कर देना। क्या कर देना जी? पेयरिंग शो कर देना। और यहां यदि वीक लिगेंड दे रखा है तो नॉट पेयरिंग, अर्थात पेयरिंग नहीं होगी। आ गई बात? खच्चरपंथी नहीं दिखाओगे कोई भी, आसानी पूर्वक समझ लेना इस चीज को, क्योंकि पेपर में हर बार पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। अब देखो पेयरिंग शो करेगा, तो पेयरिंग शो करने से पहले मैं 5 इलेक्ट्रॉन भर दूं, 1 2 3 4 5, यहां भी भर दूं 1 2 3 4 5। अब पता है सर मेरे को, क्या पता है बच्चों कि सर यहां क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है जी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग शो हो जाएगी। तो पेयरिंग में क्या होगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शो हो जाएगी, तो 1 2 और ये 3, और पेयरिंग शो कर दो इस तरीके। इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो इलेक्ट्रॉन आ गए क्या? इलेक्ट्रॉन आ गए, भर गए, ठीक है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी मेरे को पेयरिंग शो करूंगा क्या? यहां पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि वीक लिगेंड है। ठीक है, पेयरिंग हो गई। अब यहां से मैंने S को उठा लिया और एक P को उठा लिया इस तरीके से। तो बोलो यहां D2 खाली है, तो D2 sp3, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2 sp3। अब यहां देखूंगा तो पेयरिंग शो नहीं हो रही, तो 6 लिगेंड है, तो एक S आ गया, 3 P आ गए और 2 D ले लूंगा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या आ गया? sp3d2। क्या आ गया? sp3d2। इसके बाद में सर आपको बताना है, मैं क्या बताना है? कलर शो करेंगे क्या? तो ये भी कलर शो करता है और ये भी शो करता है, क्योंकि इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये कलर शो करेगा। क्योंकि 3d6 होता है, तो 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, 3d5 बचेगा, तो ये कलर शो करता है। पैरामैग्नेटिक कलर का होता है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आता है। आगे बात समझ में? तो हाइब्रिडेशन हो गए D2sp3, स्ट्रक्चर हो गई ऑक्टाहेड्रल, और इसकी भी क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं बात करूंगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है सर? तो आइसोमेरिज्म बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट तो कंपाउंड का क्या होता है? सेम होता है, जबकि जो सेंट्रल एटम है उससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका जुड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, उसे ही कहते हैं आइसोमेरिज्म। अर्थात कभी भी मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, चेंज होता है उसका ओरिएंटेशन, सेंट्रल एटम से किस तरीके से जुड़ते हैं। तो उसके लिए 4 प्रकार की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सबसे पहली आयोनाइजेशन, फिर है हाइड्रेट, फिर है लिंकेज, फिर है कोऑर्डिनेशन। सबसे सरल है ये, इससे सरल कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेशन में, क्वेश्चन आता है हर बार। क्यों है सरल? देखो आयनाइजेशन ये कहती है कि जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें आयन चेंज कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया PtCl2 Br2 4NH3। अब मैंने क्या किया? NH3 ये तो सेम रखा, बोलो एक बार ब्रोमीन को ले आया अंदर कोऑर्डिनेशन के, और एक बार क्लोरीन को ले आया, तो दूसरा क्या हो गया? बाहर हो गया। यही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में? सेकंड हाइड्रेट। हाइड्रेट कहती है कि जल के जो अणु होते हैं उनको आपको जोड़ना है सेंट्रल एटम से। तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स रखा है CrCl3 6H2, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, वाटर के मॉलिक्यूल को रखो, Cl3 को बाहर रख दो।
अब ऐसा करो, एक Cl को अंदर ले आओ, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेज दिया, उसके बाद में एक दो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेज दिया, दो Cl को अंदर ले आए, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो आयन का एक्सचेंज हो रहा है उसे ही बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में। इसके बाद में लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है कि आप सेंट्रल एटम से किस किस तरीके से जुड़ सकते हो। तो जो एटम्स होते हैं ये दो प्रकार से जुड़ सकते हैं। जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं वो उभयतंतुर लिगेंड जो दो डोनर साइड रखते हैं वही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। याद रखना, NO2 माइनस शो करता है, HCN माइनस शो करता है, CN माइनस शो करता है और OCN माइनस करता है। अब देखो मैंने लिया है यहाँ CN, एक बार CN जुड़ गया, एक बार NC जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये एग्जांपल समझ में आने चाहिए। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपको दो कंपाउंड देगा मिला करके, दो कंपाउंड में जैसे CrNH3 और COCN6, तो एक बार ऐसा करना कि CrCN6, तो Cr के संग तो Cn जोड़ देना और CO के साथ में NH3 जोड़ देना, अर्थात ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रखा हो तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का। आगे बात समझ में कर लोगे, सबसे सरल है ये। नेक्स्ट आपको बताना है नोमेनक्लेचर। काफी बार IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ लेता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है बच्चों, एक बार तो काउंटर आयन बाद में दे रखा है, एक बार काउंटर आयन पहले दे रखा है। इन दोनों का लिखने का एक ही क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो यदि पहले दे रखा है तो पहले वाले का नाम पहले लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे। अगर मैं इसको तोड़ूंगा बच्चों तो ये 4K प्लस FeCN6 -4 में टूटेगा। बोलो ये टूटेगा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कॉपर NH3 का होल 4 +2 और SO4 माइनस में टूटेगा। ये आगे कहानी समझ में। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें पॉजिटिव चार्ज देकर के गया है, जबकि ये क्या देकर गया है बताओ, नेगेटिव चार्ज देकर गया है। तो इसी तरीके से इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम है बताओ, पोटेशियम। पोटेशियम, अब देखो नंबर नहीं लिखते हैं ऐसा कभी भी, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो देखो यहां -4 आ गया, तो देखो ये X -X और -4, तो X बराबर +2 आ रहा है। तो यहां रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। इस तरीके से एग्जांपल आना चाहिए। यदि आपको इस तरीके से दे दे दो तो ये कोऑर्डिनेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है, ना कि सेंट्रल एटम की। याद रख लेना इस बात को। यदि मैं इसका नाम लिखूंगा तो बोलो टेट्राअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। क्या लिखूंगा, सेकंड सल्फेट। अगर बच्चों इसका नाम लिखूंगा ना तो देखो आयन लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि +2 दे रखा है तो आयन लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका नाम लिख रहा हूं मैं तो सीधा सीधा लिख दूंगा। आगे बात समझ में। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट अपने को आइडेंटिफाई करना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड नेचर। तो याद रखो बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, तो अपन को ये समझना है। ये वैसे मैंने समझा दिया आपको भी, ठीक है, क्या कर दिया है, समझा दिया है। क्या मैं इसको FeCN -2 कर देता हूं। अब दोबारा समझा देता हूं, इसको भी मैं -2 ही कर देता हूं, समझो। देखो Fe इसमें यहां देखो CN6 -6 और ये -2, -4 करता हूं मैं इसको, -4, तो ये +2 में जाएगा। ये किसमें गया, +2 में। क्योंकि देखो समझो, ये एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जाता है बच्चों। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पहचाननी ही पड़ेगी।
देखो पेपर में अगर आपको दे दे इस तरीके से -4 और -4, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है, तो देखो -6 और -4, तो ये प्लस जाके +2 हो जाएगा, तो आयरन आ रहा है यहाँ +2 में, और यहां भी आयरन किस में आ रहा है, +2 में आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था Fe+2 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Fe+2 का, Fe+2 तो आर्गन 3d6 4H0, ये आएगा क्या, इसका लिखूंगा तो Fe+2 में आर्गन 3d6 4H0, यही आएगा। अब मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है इसका, तो बनाऊंगा 1 2 3 4 और 5, ये S आ गया, ये P आ गया, यहां बनाऊंगा तो इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये S आ गया, 3 P होते हैं बच्चे और 5 D होते हैं। ठीक है, अब देखो ये है 3D, ये है 4S, ये है 4P, ये है 3D, ये है 4S, ये है 4P और ये है 4D। आगे बात समझ में। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पेयरिंग शो कर जाएगा, ये पेयरिंग शो कर जाएगा। कैसे करेगा बताओ, तो देखो पहले मैं भर लूं इलेक्ट्रॉन्स 3d6, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी भर दूं 1 2 3 4 5 6, इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहां पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो क्या होगा बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, इसे ही कहते हैं पेयरिंग। क्या कहते हैं जी, पेयरिंग कहते हैं। अब देखो यहां 2 डी खाली पड़े तो D2 हो गया ये, और कितने लिगेंड ने 6, कितने लिगेंड ने 6, तो D2sp3 हाइड्रोजन क्या गया D2sp3। लेकिन यहां देखोगे तो पेयरिंग शो नहीं होती है, पेयरिंग शो नहीं होगी तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो देखो S आ गया, P आ गया और 2 D के काम आ गए, तो इसमें हो गया sp3d2। अब बच्चों आपको पेपर में पूछता है कि देखो अब यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, तो देखो सारे पेयर्ड है, तो इसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और इसको क्या है, ये हाइड्राइड स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। इसका देखो ऑक्टाहेड्रल तो स्ट्रक्चर है, और क्या है पैरामैग्नेटिक, क्या है पैरामैग्नेटिक है। अब आपको डाइपोल मोमेंट यदि निकालना है तो ये किससे निकालोगे बताओ, n+2 का रूट ले लेना, और यह आएगा बोर मैग्नेट्रॉन में। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ अनपेयर्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो यहां से देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 4 + 2, तो 6 चौका 24 का रूट ले लेना, और ये 4.76 के करीब वैल्यू आती है। कितनी आती है, 4.76 या 4.84, याद रख लेना इस वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब बच्चों याद रखना, एक चीज और सिखा देता हूं, कभी आपको यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो, क्या फाइंड करने हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो, तो किस तरीके से निकालेंगे बताओ। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, यदि 0.762 से यदि वैल्यू ज्यादा आ रही है, जैसे 4.75 या 4.78, और एक वैल्यू आ रही है आपकी 4.70 या 4.370, ये वैल्यू आ रही है, तो बच्चों याद रखना यदि ये वैल्यू 0.72 से ज्यादा है, तो 0.75 और ये, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो पॉइंट से पहले वाले ही आ जाएंगे। अगर पॉइंट से पहले जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना, वही अनपेड इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। यदि आपको इस तरीके से दे रखा हो 0.72 से वैल्यू कम है ना ये, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 1 से कम आ जाएंगे। अर्थात 3 है तो यहाँ 4 दे रखा है ना, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझाओ दोबारा से, समझो इस कहानी को। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन में क्या करें, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन बराबर, देखो n+2 का ले लो रूट, और ये आती है बोर मैग्नेट्रॉन में। यदि मैं बात करूं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो कैसे निकालोगे, 1 + 3 1 × 3,
तो ये √3 आ गया। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोलो 2 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड 3 और 5 या 15 आ गया। यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो बोलो 4 इलेक्ट्रॉन से √24 आ गया और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से 5 और 7 5 35। अब इनकी कुछ भी वैल्यू आएगी, जैसे इसकी वैल्यू आती है 1.73। कितनी आती है? 1.73। तो बच्चों एक चीज याद रख लेना, यदि आपको सर कोई वैल्यू दे रखी है x.73, ये कोई आपको वैल्यू दे रखी है, याद रख लोगे, x.73 वैल्यू दे रखी है। अब आपको याद रखना है 0.72 से यदि कोई वैल्यू ग्रेटर है, क्या है? ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब जैसे आपको एग्जांपल 1.73 है, 4.86 है। अब ये सारी वैल्यू 0.72 से क्या है? बड़ी हैं। क्या है जी? बड़ी हैं। सभी वैल्यू बड़ी हैं। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो जो पॉइंट से पहले जो संख्या दे रखी है उसी के बराबर होती है। आगे बात समझ में? अब यदि ये 0.72 बड़ा है कोई वैल्यू से, जैसे 4.68 दे रखा हो, 5.70 दे रखा हो, इस तरीके से कोई डाटा दे रखा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के बाद ये आ गया डाटा, तो याद रखना बच्चों, जो पॉइंट से पहले संख्या दे रखी है उसमें से एक कम कर देना। अर्थात 4.68 दे रखा है तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। आगे बात समझ में? तो क्या याद रखना है कि 0.72 से एक तो संख्या आ सकती है बड़ी और एक आ सकती है छोटी। तो जो बड़ी आएगी ना उसमें जो पॉइंट से पहले संख्या दे रखी है वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें जो होगा पॉइंट से पहले, जैसे 4.70 लिख दिया मैंने, इधर 4.80 लिख दिया, तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 4 और यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 3। बस यही बात याद रख लेना। आपका एक क्वेश्चन बोर्ड आपका मैग्नेटिक मोमेंट से पूछा जाता है, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं CFT। CFT को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोला जाता है जी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। CFT में देखो बच्चों, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालते हैं CFT और एक निकालते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अब देखो d ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 और एक और बना दो 5। जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है जी? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब इनके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सभी की एनर्जी है समान। क्या है सर? समान है। ये d ऑर्बिटल है और इन सभी की एनर्जी क्या है? समान है। लेकिन जैसे ही इनको कोई लिगेंड दिखा, क्या दिखा जी? लिगेंड दिखा। लिगेंड देखते ही पगला जाते हैं सेंट्रल एटम। क्या हो जाते हैं? पगला जाते हैं। पगला जाते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ भागता है और कोई वीक लिगेंड की तरफ भागता है। अब देखो जो d ऑर्बिटल समान एनर्जी के थे, अब इनको लिगेंड जैसे ही दिखा तो ये एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है, अर्थात इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और जो d ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में टूटता है ये 3 ऑर्बिटल में नीचे टूट जाता है और 2 ऑर्बिटल में ऊपर टूट जाता है। आगे बात समझ में? इनको बोला जाता है T2G और इन्हें बोला जाता है Eg। और जो एनर्जी का डिफरेंस होता है सर वो होता है 10 dq का। कितना होता है? 10 dq का एनर्जी डिफरेंस होता है। अब देखो यहां जो टूटे हैं वो टूटे हैं dxy, dyz और dzx, और यहां जो टूटा है dx² y² और dz², ये टूटे हैं। ठीक है जी, ये 3 किसकी वजह से टूटे हैं? 2 की वजह से। 2 की वजह से टूटे हैं तो ये वैल्यू देखोगे ये नीचे आ रही है तो -0.4। ये किसकी वजह से टूटे हैं? ये इस 3 की वजह से टूटे हैं तो इसके लिए आएगी +0.6। आगे बात समझ में? ये वैल्यू आती है इनकी। कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। इस तरीके से ये टूट जाते हैं
तो इनको बोलते हैं स्प्लिटिंग। अब देखो कोई भी यदि आपको लिगेंड दे रखा है, जैसे मैं दे दूं D1 दे दूं, D2 दे दूं और D3 दे दूं। अब बताओ मेरे को, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे दे या वीक लिगेंड दे दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे पहली बार। यदि सर मैं कहूं D4 दे दूं, D5 दे दूं और D6 दे दूं, तो सर यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग शो करेगा, पेयरिंग शो करेगा, जबकि वीक लिगेंड पेयरिंग शो नहीं करता है। आगे बात समझ में। अब देखो यदि मैंने यहां को स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले यहीं भरे जाएंगे दोबारा से, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे। यदि वीक लिगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे मैंने सर बोला CN6 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, अभी मैंने जो समझाया था वो एक्चुअल में यही था। क्या था, यही था जिसको मैंने पहले समझाया था। तो देखो समझो, CN था तो CN के कारण पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के कारण मैंने कहा सर कि जो D6 कॉन्फ़िगरेशन था अर्थात Fe+2 में था, तो D6 था तो मैंने इलेक्ट्रॉन भर लिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर D6 है और क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दूं क्या? तो कहोगे सर नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये गड़बड़ कर देगा, पहले ये पेयरिंग शो करवाएगा, तो पेयरिंग शो करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को यहीं भरना पड़ता है। आगे बात समझ में। अब आप कहोगे सर इसकी जगह CN की जगह जो मैंने ले लिया था वो ले लिया था F, क्या ले लिया था, F ले लिया था। ठीक है बच्चे, F ले लिया, कोई बात नहीं है, F लेकर भी कोई परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। टूटेगा तो ऐसे ही, बोलो टूटेगा तो ऐसे ही। अब क्या लिया मैंने, फ्लोरीन ले लिया। सर क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। अब फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है। अब वीक लिगेंड होने के कारण बच्चे क्या होगा, ये पेयरिंग शो नहीं करता है, और पेयरिंग शो नहीं करेगा तो ये कहेगा कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, उसके बाद में भेजो सर EG में, लो भेज दिए सर, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, छठवां इलेक्ट्रॉन यहीं लेकर के आ जाओ। अर्थात जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे रखा है बच्चों तो आपको पेयरिंग करवानी है, और पेयरिंग करवाओगे कैसे, T2G में इलेक्ट्रॉन को भेज करके। और यदि वीक लिगेंड दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर भेज दो, उसके बाद में ये शो कर सकते हो। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो। अगर वीक लिगेंड में पूछे तो T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन और EG में है 2 इलेक्ट्रॉन। यदि कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 4 और EG में 2। बस लिख देना, कोई बात नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा उसी को ही लिखना है अपने को। अब मैं बात करूं सर टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है ये उल्टी होती है। ये है T2 और ये है E। अब आप कहोगे सर यहां तो G लगा दिया नीचे और वहां उसको G कोई सम्मान ही नहीं है, तो बच्चों G का मतलब कोई सम्मान नहीं दे रहा हूं मैं। G का मतलब होता है जरेड, और जरेड का मतलब होता है बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री D ब्लॉक के एलिमेंट्स में पाई जाती है, अर्थात D ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जबकि जो T2 होते हैं टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं, देखो ये सेंट्रल एटम है, एक ऊपर है, 2 नीचे हैं, एक सामने है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगी। जबकि ऑक्टाहेड्रल में देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ये है तो एक ये और एक ऊपर और एक नीचे, अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है। इसलिए बच्चों यहाँ E है और T2 है। मैंने कहा सर यहां भी आपने यही कहानी ली कि यहां आपने फ्लोरीन ले लिया एक बार तो, और एक बार ले लिया CN। कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिया बच्चों, यदि आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया तो पहले पेयरिंग शो हो जाएगी यहीं, बोलो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां, और यदि वहां क्या होगा, नहीं होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शो नहीं करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इस तरीके से जो मैंने समझाया था। अब देखो D4 D5 D6 तक तो ये कहानी है, तो D7 D8 और D9 कोई सा भी मिल जाना, उसमें ना कोई स्ट्रॉन्ग का फर्क पड़ता है ना कोई वीक का फर्क पड़ता है। आगे बात समझ में। तो याद रखना D4 D5 और D6
और मैक्सिमम केस में D7 तक ही आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का क्या देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, और कहीं भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट में बात करता हूं अब आपको पूछ ले सर कि ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं इनके हाइब्रिडेशन क्या होंगे, तो देखो NiCO4 है ये, यहां देखो sp3 संकरण है। क्या है सर? sp3 संकरण है और स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, याद रख लेना, ये टेट्राहेड्रल है। FeCO5 ये भी क्या है बताओ, 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो आयरन इस तरीके से CO, इस तरीके से CO, इस तरीके से CO, ट्रिपल बॉन्ड है ये, यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड O, अर्थात TVP स्ट्रक्चर है इसकी। आगे बात समझ में। FCrCN6 क्या बताओ सर, बोलो, ऑक्टाहेड्रल है क्या। PtCl4 की क्या है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो तुम, स्क्वायर प्लेनर कैसे हो सकती है, प्लेटिनम के साथ में वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों याद रखो 4D और 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट है ना सेंट्रल एटम, उन सभी के साथ में स्क्वायर प्लेनर ही स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट कुछ हाइब्रिडेशन और बताने हैं आपको, जैसे NiCl4, बोलो sp3 संकरण है, 4 लिगेंड दे रहे तो या तो sp3 होगा या DsP2 होगा, बस आसानी पूर्वक निकाल लेना। sp3 NiCN4 दे रखा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो DsP2 होगा भैया। NiCO4 है, अभी बताया टेट्राहेड्रल होगा। ZnNH4 है, यहां भी टेट्राहेड्रल ही होगा। जिंक +2 में D10 कंप्लीट भरा हुआ है, D10 कंप्लीट भरा हुआ है, तो आगे वाला काम आने वाला है P, D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कॉपर, ये NH3 4, ये कैसा होगा बताओ, कॉपर वाला DsP2। बाकी निकाल करके देखोगे, ये D2sp3, D2sp3, ये भी D2sp3 और ये sp3D2। आगे बात समझ में। आप कहोगे सर हमें एक बात और बता दो, आप हाइब्रिडेशन तो आपने बता दिए, लेकिन एक बात और बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और बता दो सेंट्रल एटम की, ताकि पेपर में मिल जाए तो हम कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी सर पूरे साल पढ़े हैं, लेकिन हमें तो यही समझ में नहीं आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है सर, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों याद रखना, लिगेंडों के ऊपर जो चार्ज होता है उसी के अनुसार सेंट्रल एटम पर भी चार्ज आता है। आगे बात समझ में है, तो सभी के निकाल के बता देता हूं। NiCl4 -2 दे रखा है बच्चों, Cl -1 होता है, तो -4 और -2, तो निकल +2 में चला गया बच्चे। NiCN4 और ये -4, तो CN4 ये -4 है और ये -2 होना चाहिए बच्चों, यहाँ -4 है और ये -2 है, ये प्लस जाएगा तो +2 आ जाएगा बच्चे। NiCO4 0 में आ रहा है, ZnNH ये +2 में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है बताओ, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NH3 कॉपर यहाँ भी बच्चे +2 में आ रहा है। आयरन ये 6 है, ये माइनस है, तो ये +2 में आ रहा है बच्चे। FeCN6 -3, यहाँ आयरन +3 में आ रहा है बच्चे। और यहाँ देखो NiH2, यहाँ बच्चे निकल +2 में आ रहा है, ये उदासीन लिगेंड है। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए। कैसी लगी क्लास? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, याद रख लेना। और आज के लिए लगते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।